कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। कुरुक्षेत्र की धधकती जमीन से नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस के कथित प्रेम की डिक्शनरी का पहला चैप्टर खोला, तो एक सांस में 19 गालियों का वो संग्रह सामने रख दिया जिन्हें देश के कांग्रेसी कल्चर के शोधकर्ता खोजी नेता प्रधानमंत्री की खातिर इस्तेमाल करते हैं। अतीत की वो गाली जिन्हें मंच से सुनाकर कांग्रेस के नेता ताली पीटते हैं, प्रधानमंत्री कांग्रेस का वही शब्दकोश पलटकर देश को बता रहे थे कि मोहब्बत का ढिंढोरा पीटने वाली राहुल गांधी की पार्टी में नफरत भरे संस्कारों का सच क्या है। जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो। आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, यह भी पूछा कि मेरा पिता कौन है, और याद रखिएगा ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के, और ये हैं उनके प्रेम की डिक्शनरी का सच। मेरी देश के लोगों से बस यही प्रार्थना है, कांग्रेस की ये प्रेम की डिक्शनरी अपने बच्चों के हाथ न लग जाए, बस इतनी चिंता करना। इसलिए आज यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने से कांग्रेस को वोट मिलते हैं? क्या मोदी को गाली देकर कांग्रेस के नेता अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने से वोटों का ध्रुवीकरण होता है? क्या देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी से इस हद तक नफरत करता है? क्या मोदी को गाली देने से कांग्रेस का मुस्लिम वोट मीटर बढ़ता है? मोदी पर मुसलमानों के मन में क्या वाकई इतना क्रोध है जिसका फायदा उठाने के लिए चंद नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री के लिए गालियों का शब्दकोश इजाद कर लिया है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने देश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों का रुख किया। माह रमजान का वक्त हो, देश का मिजाज चुनावी रंग में रंगा हो और सियासत को लेकर दिल्ली के मुसलमानों का मन टटोलना हो, तो जामा मस्जिद से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में, जहां पर रमजान का पावन महीना चल रहा है। लोग यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या पसंद है, वो बीजेपी को अपना वोट दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ उनका रुख है, या आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जामा मस्जिद का इलाका चांदनी चौक लोकसभा सीट के तहत आता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में चांदनी चौक सबसे छोटी है। इस सीट पर 12 मई को वोटिंग होनी है। हम जामा मस्जिद में थे, नमाज का वक्त था। रोशनी में नहाई जामा मस्जिद के मीनारों पर लगे लाउड स्पीकरों से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। अजान के साथ रोजा इफ्तार का वक्त हो चला था। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब इफ्तार में मौजूद थे। नमाज अदा करने के बाद सियासी गुफ्तगू का दौर शुरू हुआ। अच्छा जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए सुविधा देख रहे हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, लाइट और अस्पतालों में सुविधाएं, और हमारे लिए जो कर रहे हैं, हम उसको मुद्दों देखकर काम वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे। देखिए, मतदान करेंगे, मुद्दे हैं, एजुकेशन है। एजुकेशन के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ बिजली की, पानी की। हम बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर काफ़ी सतर्क हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत फैलती जा रही है। उसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम कामना करते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग डरे हुए और सहमे हुए नहीं रहें। यंगस्टर को क्या चाहिए? जॉब चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए, तो एक जो एजुकेटेड मिनिस्टर होगा वही सोच सकता है इस बारे में। एक तो काम सब खराब हो गया, काम में परेशानी हो गई है, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे काम होता रहता, सब कुछ होता रहता, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। 1956 में वजूद में आई दिल्ली की चांदनी चौक सीट आजादी के बाद से काफी अहम मानी जाती रही है। सिर्फ 2 बार को छोड़ दें तो चांदनी चौक से जीत हासिल करने वाले सांसद की पार्टी ही देश में सरकार बनाती रही है।
जामा मस्जिद, लाल किला, फतेहपुरी मस्जिद के साथ साथ चांदनी चौक सीट को एक और चीज खास बनाती है, वो है यहाँ का जातीय समीकरण। चांदनी चौक की सीट को समझते हैं जातीय समीकरण के लिहाज से तो मुस्लिम वोट लगभग 20% है इस सीट पर, ओबीसी समुदाय के लगभग 18% मतदाता हैं, 17% दलित हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वैश्य और जैन समुदाय के लगभग 13% वोट हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पंजाबी समुदाय के लगभग 20% मतदाता भी यहां पर रहते हैं, सिख समुदाय के 18% वोटर हैं और ब्राह्मण समुदाय से 17% और अन्य का वोट लगभग 13% के करीब है। चांदनी चौक में करीब 13,92,000 वोटर हैं जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है और मुकाबला त्रिकोणीय है। बेहद प्रतिष्ठित सीट है चांदनी चौक की सीट, जहां से हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके सामने जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पंकज गुप्ता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 1956 के बाद हुए 15 चुनावों में 9 बार इस सीट से कांग्रेस जीती, 3 बार बीजेपी जीती। इस बार मुसलमान किसके साथ हैं समझना जरूरी था। आपसे जानना चाहूंगा, आपका वोट किस तरफ है? आप कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं या बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? देखो ये कांग्रेस को पसंद करता है। बीजेपी को तो भूल ही जाओ आप, बीजेपी की तरफ तो जाना मतलब ही नहीं होता। जिस हाल जो हाल कर रखा है उन्होंने इस वक्त, हमारा काम से भी परेशान, हर चीज़ से परेशान है यहाँ वाले तो इस बार तो आम आदमी का ही हो रहा है। युवा वोट किसे देगा? देखिए दिल्ली के संदर्भ में बात करूँ तो युवा जो है कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा है नहीं। हम बीजेपी में भी अपना विकल्प तलाशते थे, लेकिन बीजेपी में भी इन 5 सालों में कोई हमारे लिए जो है राहत की सांस नहीं ली। कांग्रेस ने भी कभी हमारे को राहत की सांस नहीं दी है, लेकिन अब स्टेम मुस्लिम करे क्या? बीजेपी ने काफ़ी मतलब प्रॉमिस किए थे, इतना एक भी एजुकेशन पे किया था उन्होंने, जॉब पे किया था 2 करोड़ जॉब देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और उसमें जीएसटी लगा दिया उन्होंने और क्या नोटबंदी कर दी, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हम उस वोट बैंक को टटोल रहे थे जिस पर कब्जे के लिए नरेंद्र मोदी से बेअदबी का कांग्रेसी पुराण खुद प्रधानमंत्री ने खोल दिया। पुरानी दिल्ली की गलियां छानने के बाद यह सवाल मौजूद हो गया था कि क्या राजधानी के वो मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं जो इलाका तालीम की रोशनी से दमकता है। ये सवाल हमें 70% मुस्लिम आबादी वाले ओखला के जामिया नगर तक ले गए, जहां बटला हाउस के जख्म चुनाव के दौरान ताजा हो जाते हैं। हम इस वक्त बटला हाउस में हैं, मेरे पीछे एलेटीन की गली है और मेरी दाएं तरफ खलीलुल्लाह मस्जिद है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे बात करते हैं कि उनके इश्यूज क्या है। वोट देने का वक्त बहुत करीब है, लेकिन आप बटला हाउस के रहने वाले, जब भी बटला हाउस का नाम आता है तो एक खास मकान का जिक्र जरूर होता है। ये सारी चीजें परेशान करती होंगी आप लोगों को? बिल्कुल परेशान करती है। इस लोकेलिटी में जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह से ये इशू मोदी जी उठा रहे हैं अपने इलेक्शनों में, ये बहुत ही गलत है। मूसा साहब, कौन जीत रहा है आपके इलाके से? इस दिल्ली में किसकी हवा है इस वक्त? अभी तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे आम आदमी जीतने की ऊपर है, क्योंकि मोदी जी जो ये तो दूसरों के जख्मी कुरेदते हैं। केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा, केजरीवाल जीत रहे हैं इस बार। वो एजुकेशन और यूथ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो बीजेपी को हराता हुआ होगा उसे वोट देंगे। जहां अक्सरियत होगी, जहां बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ कोशिश करेंगे। ऐसा है, केजरीवाल को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, अपने वोट को खत्म करना है, इसलिए कांग्रेस को वोट सपोर्ट करो। प्रधानमंत्री जो भी गठबंधन से बनेगा। अच्छा, इसके लिए इंतजार करना प्रधानमंत्री में तो मोदी ही आएंगे, ये तो तय है। अच्छा, मोदी आएंगे? मोदी आएंगे केंद्र आप जिताएंगे लवली को और मोदी प्रधानमंत्री बने? हाँ, जो देश की लहर है, बट मोदी इज द बेस्ट अभी कैंडिडेट में, मोदी बेस्ट है। पीएम के लिए? पीएम के लिए मोदी से बेहतर अभी कोई नहीं है। जामिया नगर वही इलाका है जो